जय हिंद प्यारे छात्रों। आज बहुत दिन बाद एक नया वीडियो डालने जा रहा हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर और बीएससी एग्रीकल्चर 1st सेमेस्टर के छात्रों के लिए। आज का मेरा टॉपिक है मैनोर एंड फर्टिलाइज़र। मैनोर किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या आता है, फर्टिलाइज़र्स क्या क्या है, इसके बारे में आज आपको विस्तृत जानकारी देंगे। टॉपिक इंग्लिश में रहेगा, समझाएंगे हिंदी में, कुछ टर्म इंग्लिश में और कुछ टर्म हिंदी में, जिसमें दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए एक वरदान साबित हो सके। तो चलिए, आप सभी प्यारे छात्रों का आज के इस लाइव क्लास में स्वागत है। देखिए बेटा, सबसे पहले दिया है मैनोर किसे कहते हैं। इसमें मैनोर क्या होता है। मैनोर को हम हिंदी में बोलते हैं खाद और फर्टिलाइज़र्स को बोलते हैं उर्वरक। तो खाद और उर्वरक, तो यहाँ पर खाद और उर्वरक, इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैनोर, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बल्की एंड कंसनट्रेटेड मैनोर, ग्रीन मैनोरिंग, फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन, यहाँ पर अप्रोच और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इतने टॉपिक के बारे में आज आप सभी प्यारे छात्रों को बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले है कि मैनोर क्या है, मैनोर किसे कहते हैं। तो मैनोर आर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, मतलब यह पौधों और पशुओं से जो निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ करके इसका यूज़ करते हैं और फिर उसका रिलीज इन न्यूट्रिएंट आफ्टर द डिकम्पोजिशन। जब वो डिकम्पोज हो जाता है, मीन्स जब वो सड़ जाता है, विच्छेदित हो जाता है, तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है। मीन्स जो पशुओं के अवशेष, वो पशुओं के मलमूत्र, फसलों के अवशेष या जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियाँ, या इस सब को इकट्ठा करके सड़ा गलाकर जो तैयार करते हैं, वो हमारा क्या होता है, मैनोर होता है। और मैनोर मीन्स खाद तैयार कर लेते हैं और खाद को फिर अपने खेत में उपयोग करते हैं। खाद के प्रयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों गुणों में ग्रोथ होता है। तो द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड यूजिंग वेस्टेज ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड वेजिटेबल सोर्स फॉर इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इस सब का जब उपयोग करते हैं तो इससे हमारे फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है, जो मृदा की उत्पादकता है, उसमें वृद्धि होता है। इज एज ओल्ड एज एग्रीकल्चर, मतलब ये हमारे एग्रीकल्चर की बहुत पुरानी सभ्यता है, पुरानी मेथड्स हैं। और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में, ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में इस प्रकार की खेती कर सकते हैं। मैनोर विथ लो न्यूट्रिएंट, मतलब इसमें जो भी पोषक तत्व तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, लेकिन सभी पोषक तत्व इसमें उपस्थित होते हैं। भले सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, लेकिन ये काफ़ी लगभग सभी पोषक तत्व इसमें उपस्थित होता है। और फिर लिखा है द इम्प्रूविंग सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मीन्स सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ये इम्प्रूव करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्रूव करता है और यह बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्रूव करता है। इसलिए ये आपका मैनोर। फिर बाद में आता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनोर, मैनोर का महत्व क्या है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। तो देखिए प्यारे छात्रों कि इम्पॉर्टेंस इसका क्या है। तो दीज आर गुड सोर्स ऑफ, यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट, मीन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट का एक अच्छा ये स्रोत होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लगभग सभी पोषक तत्व इसमें सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, लेकिन यह पाया जाता है। दूसरा होता है इम्प्रूव इन सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होती है, मृदा की उर्वरा शक्ति क्या इम्प्रूव होती है, मृदा की उर्वरा शक्ति ये काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर अगला पॉइंट आता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब जो हमारी फसल का लागत होता है ये भी बहुत कम हो जाता है, कॉस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि जो भी मैनूर का जो सोर्स है ये हमारे आसपास, हमारे फसलों से, हमारे आसपास से इसका
रॉ मटेरियल बड़े आराम से मिल जाता है। अगला है कि रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड लीचिंग। हमारे मृदा का जो इरोजन है वो कंट्रोल होता है और लीचिंग भी इससे कंट्रोल होता है। बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है। फिर अगला है कि इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल एंड सॉइल एटेड सॉइल, मतलब जो हमारे मृदा की भौतिक गुण में सुधार होता है। मृदा की भौतिक गुण क्या है? जैसे मृदा में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, मृदा में वायु संचार बढ़ता है, मृदा का तापमान नियंत्रित होता है। इस प्रकार से मृदा की घनत्व में सुधार आता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मृदा की भौतिक गुण में इससे सुधार आता है। अगला क्या है कि इम्प्रूव द वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, मीन्स दोनों चीज़, न्यूट्रिएंट का भी और वाटर का, इन दोनों की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता है। मीन्स जैसे आप ये जान सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि गोबर का एक उपला है, जिसको कंडी या उपला कहते हैं, उसमें अगर हम पानी को डालते हैं तो पानी को अपने अंदर वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि जब ये ह्यूमस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके छोटे छोटे कण जो मिट्टी में मृदा के साथ मिल जाते हैं और ये मृदा में जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अगला है कि इट हेल्प इन किलिंग द वीड एंड पेस्ट। ये पेस्ट और मतलब खरपतवार और कीट पतंगों को भी किल करने में, मारने के लिए ज़्यादा होते हैं। इट कैन बी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेड ईजिली, ये क्या करते हैं, ईजिली ट्रांसपोर्टेशन का कार्य भी करते हैं, एक वाहक का कार्य भी करते हैं। मीथेन गैस यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, ये क्या होता है, ये कुकिंग के लिए कार्य करता है। मीन्स जैसे मान लीजिए कि आप पहले गोबर पशुओं से प्राप्त हुआ, जो पशुओं का गोबर प्राप्त होता है, आप चाहें तो उसको एक गोबर गैस प्लांट होता है, उस प्लांट में डाल करके और उससे मीथेन गैस निकाल लें। उस मीथेन गैस को आप ईंधन के रूप में उपयोग करें और जो उसका वेस्ट निकलता है उससे फिर आप खाद तैयार कर सकते हैं, उससे आप मैनोर तैयार कर सकते हैं, जिससे डेवलप हो सकता है। द क्रॉप ग्रोन इस यहाँ पर लैंड, इसमें क्या होता है कि खेत की उर्वरा शक्ति, प्लांट के और हमारे फसलों का, इसके हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और जो हमारे क्रॉप प्रोड्यूस होते हैं जो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। फिर अगर आप देखें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बल्कि ऑर्गेनिक मैनोर और एक होता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैनोर। दो प्रकार का ऑर्गेनिक मैनोर होता है। जो बल्कि ऑर्गेनिक मैनोर होता है, मीन्स वो ऑर्गेनिक मैनोर जिसका आयतन अधिक होता है, जिसका भाग अधिक होगा, लेकिन उसकी अपेक्षा अगर देखा जाएगा तो उसमें तत्वों की मात्रा कम होती है, तो वो आपका क्या होता है, बल्कि ऑर्गेनिक मैनोर। दूसरा होता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैनोर। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैनोर मीन्स बल्कि ऑर्गेनिक मैनोर की तुलना में अगर देखेंगे तो इसका आयतन कम होता है और उसकी तुलना में इसमें तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम लोग देखते हैं कि बल्कि ऑर्गेनिक मैनोर में क्या क्या आता है। इसमें वेल डिकम्पोज्ड एनिमल, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिक रिड्यूस होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, FIM क्या आता है, सबसे मेन FIM फार्म यार्ड मैनोर। फार्म यार्ड मैनोर मीन्स गोबर की खाद। इसी में फिर और क्या आता है, कंपोस्ट भी। कंपोस्ट में दोनों प्रकार कंपोस्ट, फार्म कंपोस्ट और आपका टाउन कंपोस्ट, ये दोनों कंपोस्ट इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए दो चीज़ अभी आगे हम लोग जानेंगे कि कंपोस्ट और FIM में क्या डिफरेंट है। फिर दूसरा चीज़ आता है कि ग्रीन प्लांट टिश्यूज़, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रीन मैनोरिंग। ग्रीन मैनोरिंग जैसे इसमें ढैंचा या सनई या अदर लेग्यूम क्रॉप को आप ग्रीन मैनोरिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। अभी आपको आगे इसमें बताते हैं कि ग्रीन मैनोरिंग होता क्या। अगला क्या है बेटा, इसमें कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैनोर, इसमें जैसे ऑयल केक्स, जो भी ऑयल केक्स आ जाते हैं, मतलब नॉन एडेबल ऑयल केक्स और एडेबल ऑयल केक्स, मतलब एक ऐसे ऑयल केक्स जिसको आप खाने में उपयोग लाते हैं वो एडेबल में, और जिसको खाने में उपयोग नहीं लाया जाता है वो नॉन एडेबल में आता है। तो नॉन एडेबल में जो आता है, जैसे इसमें आपका महुआ केक,
या फिर आपका नीम ऑयल केक, इस सब के खली का जो उपयोग किए जाते हैं ये सब आपके नॉन एडिबल में आते हैं। एडिबल में आपका आता है जैसे मस्टर्ड ऑयल केक, ग्राउंड नट ऑयल केक, या फिर आपका बोन मील, ब्लड मील, ये सब, या ग्वानो मील, बर्ड्स मील, ये सब आपका आता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं बेटा कि यहाँ पर कंटेंट ऑर्गेनिक मैन्योर मीन्स ऑर्गेनिक मैन्योर में इसमें क्या क्या होता है। तो ऑयल केक, बोन मील, ब्लड मील, फिश मील, मीट मील, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगर आप देखें कोकोनट केक में तो इसमें 3% नाइट्रोजन होता है। मस्टर्ड केक में देखें तो 5.2% नाइट्रोजन होता है। अगर हम ग्राउंडनट केक में देखें तो 7.2% नाइट्रोजन होता है। सनफ्लावर केक में देखते हैं तो लगभग 7.9% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, और ये सब टोटल कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कि दूसरा ऑर्गेनिक कार्बन। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है। एक चीज़ आपने अभी जाना कि ऑर्गेनिक मैन्योर, एक चीज़ आपने जाना ऑर्गेनिक मैन्योर, दूसरा होता है ऑर्गेनिक कार्बन। तो ऑर्गेनिक कार्बन तो शुड बी यहाँ पर बेल, इसमें एप्लीकेशन फॉर क्विक डिकम्पोजिशन न्यूट्रिएंट। यहाँ पर अगर देखें तो डिकम्पोजिशन ऑयल केक में CN रेशियो, अगर यहाँ पर दो चीज़ है कि CN रेशियो मीन्स कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, ये चीज़ देखा जाता है कि किसी भी सॉइल में अवेलेबल नाइट्रोजन एंड कार्बन की कितनी मात्रा, उसका एक अनुपात इसमें देखा जाता है। दूसरा होता है लो, यहाँ पर नाइट्रीफाई क्विकली, ये चीज़ नाइट्रोजन अवेलेबल विद इन 2 to 3 मंथ इज द टॉप ड्रेसिंग। काफ़ी फसल जिसमें क्विकली लॉस होने वाला होता है उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे अगर देखें आप बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर को, अगर हम देखें बेटा कि बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है और बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देखें। तो द बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑर्गेनिक इन नेचर, यहाँ पर अगर देखें तो नेचर यहाँ हैवी अमाउंट मीन्स ज़्यादा अमाउंट में इसका मतलब बल्क मात्रा में इसका आयतन काफ़ी ज़्यादा होता है। मीन्स प्लांट न्यूट्रिएंट स्मॉल क्वांटिटी, मीन्स इसमें स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट होता है। ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा जो होती है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट की मात्रा अगर देखें तो न्यूट्रिएंट की मात्रा इसमें लो क्वांटिटी में या स्मॉल क्वांटिटी में आप कह सकते हैं कि पाया जाता है। इसमें क्या क्या आता है आपको मैंने बेटा अब यह बताया, जैसे FYM आता है, FYM के साथ ग्रीन मैन्योर आता है, सीवेज एंड सलज आता है। ऑफ द वेरियस बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर FYM, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर इन बर्डली यूज, इन तीनों का सबसे ज़्यादा उपयोग भी होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग FYM, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर, इसका बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में इन तीनों का काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। फिर ये देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर मीन्स बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर का कैरेक्टर क्या होगा, उसकी विशेषता क्या होंगी। तो पहले क्या होता है ऑर्गेनिक मटेरियल इन, यहाँ पर आप देखिए रिलेटिवली पुअर एंड यहाँ पर देख कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब आप देख प्रॉपर कंसंट्रेशन यहाँ पर न्यूट्रिएंट की मात्रा को सप्लाई करने का काम करता है। तो दीज मटेरियल यहाँ पर प्रोसेस बाय CN रेशियो एंड CS, मतलब CN मीन्स कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को बढ़ाता है, और कार्बन और सल्फ़र इसको भी ये प्रयोग करता है, और नीड फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी अवेलेबल कराने में सहायक होता है। उसके बाद में क्या होता है कि बिकम द अवेलेबल द प्लांट, यहाँ पर आफ्टर एमिनाइजेशन, तो एक प्रक्रिया इसमें एमिनाइजेशन की भी होती है कि जो मीन्स ऑर्गेनिक मैन्योर जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर एमिनो एसिड के रूप में यह कन्वर्ट होता है। फिर इस प्रकार से आप देखें तो ऑर्गेनिक मैन्योर यहाँ पर कोई इसेंशियल तो मिनिमम फर्टिलिटी स्टेटस, इस साल के क्या करता है कि फर्टिलिटी स्टेटस को भी
मेंटेन करने का काम करता है। एग्जाम्पल वही चीज़ है FYM कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, यहाँ पर ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। बायोगैसेस, सीवेज, सलज, मोलाइसिस, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला होता है कि FYM तैयार करने की विधि। तो एक तो होता है कि ट्रेंच मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग FYM मीन्स ट्रेंच मेथड, या दिस मेथड रिकमेंडेड बाय CN आचार्य। इस विधि को किसने डेवलप किया था? CN आचार्य ने इस विधि को डेवलप किया था। तो द मैन्योर यहाँ पर प्रिपरेशन शुड बी, इसमें तैयार किया जाता है। और इसके अगर साइज़ देखें तो 20 से 25 फीट इसका लेंथ होता है, 5 to 6 फीट इसका वर्थ होता है, और 3 to 3.5% इसका फिट इसका क्या होता है? डेप्थ होता है। ये इसका साइज़ हो गया। इस साइज़ को तैयार कर लेते हैं, और तैयार करने के बाद फिर इसमें डायलीटर मीन्स जो पशुओं के नीचे का बिछावन होता है, उस बिछावन को, या जो उसके नीचे का बिछावन, अब बिछावन में क्या होगा कि डग और यूरिन मीन्स गोबर और मूत्र, वो दोनों उसमें क्या होंगे? लगे होंगे, उस पर डालते चले जाएंगे। और इस प्रकार से जो भी एनिमल्स के, चाहे वो पशुशाला से निकला हुआ चारा है या गोबर है या उसका यूरिन है, इस सब को इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद फिर इसको तैयार कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और लगभग ये 50 से 60 दिन बाद ये डिकम्पोज हो करके और यह FYM के रूप में क्या होता है? तैयार हो जाता है। वही चीज़ इसमें भी बताया गया है कि कैसे आप पूर्णतः ऑर्गेनिक मैन्योर को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। इसमें जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि जितने भी नाइट्रोजन या जो भी कंटेंट हैं, खासकर नाइट्रोजन की मात्रा अगर देखें तो जितने भी कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चाहे वो नाइट्रोजन की बात हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो पोटास हो, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर की अपेक्षा इसमें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट उपस्थित होता है। ऐसे आप आ गया बोन मील। बोन मील मीन्स जो हड्डी का चूर्ण होता है, हड्डी के चूर्ण में भी इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब भी इसमें काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसका भी उपयोग खेती में प्रमुख रूप से किया जाता है। इसमें 1 से 2% तक नाइट्रोजन है, और 10 से 13% तक इसमें फास्फोरस ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो इसका उपयोग भी, बोन मील का भी उपयोग भी इसमें मुख्य रूप से कर लिया जाता है। अगला होता है बेटा ग्रीन मैन्योरिंग, जिसको हम बोलते हैं हरी खाद। क्या कहते हैं हिंदी में? हरी खाद। तो नाम से ही स्पष्ट है, हरी खाद मीन्स जो हमारे पौधों के हरे भाग हैं, जो हरे उसके अवशेष है, जो उसके भाग हैं, उससे आप इस खाद को तैयार करते हैं। तो ग्रीन मैन्योरिंग कैन बी डिफाइंड एज द, यहाँ पर ग्रोथ ऑफ ए क्रॉप फॉर द स्पेसिफिक, यहाँ पर पर्पज़, यहाँ पर कि पर्पज़ क्या होता है कि जब वो पौधा तैयार हो जाए, पौधा उसका क्या होता है? मैच्योर हो जाए। और जब पौधा उसका मैच्योर हो जाए, लेकिन फ्लावरिंग से पहले उसी खेत में उसको क्या कर दें कि प्लाउंग या टर्निंग इनटू द सॉइल मीन्स मिट्टी में उसको मिला दिया जाए। और जब मिट्टी में उसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज द ग्रीन प्लांट टिश्यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ द इम्प्रूविंग फिजिकल कंडीशन एज वेल एज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मीन्स किसी भी, जैसे सनई है, ढैंचा है, लोबिया है, उड़द है, मूंग है, इन सभी को क्या करें कि खेत में उगाकर, और जब उसमें फूल आने की अवस्था हो तो उससे पहले ही उसमें खेत में जोत कर मिला दें। और जब मिला देंगे तो वो डिकम्पोज होकर के वो ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में, मीन्स कार्बनिक खाद के रूप में वो मिल जाएगा। और इससे मृदा की भौतिक गुण में भी सुधार आता है, और साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। मीन्स मृदा की भौतिक गुण में भी सुधार होता है। ये होता है ग्रीन मैन्योरिंग। फिर बात आती है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग,
ग्रीन मैन्योरिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन द सॉइल। सॉइल में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर उसका इम्प्रूव होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट उसकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, और साथ ही साथ प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल होते हैं, और जो भी क्रॉप रिड्यूस होते हैं वो भी उसी के साथ मिल जाते हैं। सॉइल का इरोजन भी नहीं होता है, और सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है। यह उद्देश्य मेन होता है ग्रीन मैन्योरिंग का। अगला चीज़ इसमें फिर दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड फर्टिलाइज़र। जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसको देने की विधि क्या है, अभी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। फर्टिलाइज़र्स का ही पूरा एक वीडियो बनाऊंगा इसमें, लेकिन आप लोग देख लीजिए कि एप्लीकेशन कैसे करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड फर्टिलाइज़र। तो इसमें क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग, उसके बाद में प्लेसमेंट, फिर आपका होता है बैंड प्लेसमेंट, और आपका क्या होता है पिपेल्ड एप्लीकेशन। पहला होता है ब्रॉडकास्टिंग, इसमें बेसल एप्लीकेशन और टॉप ड्रेसिंग। बेसल एप्लीकेशन जब फसल को आप लगा रहे हैं तो उसमें अगर आप ब्रॉडकास्टिंग के रूप में डाल देते हैं तो आपका बेसल एप्लीकेशन। दूसरा होता है टॉप ड्रेसिंग, मीन्स खड़ी फसल में उर्वरकों को डालना या उर्वरक को देना, यह आपका क्या कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। प्लेसमेंट मीन्स प्लाउ सोल प्लेसमेंट, मीन्स जो कूण है, जो आप खेत में कूण बनाते हैं देसी हल से, जिससे कूण बनता है, या फिर आप कह सकते हैं कि देसी हल से या फिर सीडर से जो कूण, तो कूण में ही साथ बीज के साथ ही वहाँ पर जो उर्वरक गिरता रहता है, तो आपका प्लाउ सोल प्लेसमेंट। इसके बाद में फिर डीप प्लेसमेंट, लोकलाइज्ड प्लेसमेंट में जो हमारी फसल है, जो हमारा पौधा है, उस पौधे के आसपास ही हम उर्वरक को गिराते हैं। फिर होता है बैंड, मतलब एक रो जो आप मेड़ बनाते हैं और मेड़ में, उसी मेड़ में ही उर्वरकों को देते हुए चले जाते हैं। इसके बाद में फिर पिपेल्स मीन्स छोटे छोटे गोली बना लेते हैं, जैसे जो बाढ़ क्षेत्र होते हैं, सबमर्ज कंडीशंस होते हैं, तो उनमें मिट्टी का गोला बनाकर उसमें फर्टिलाइज़र्स को डाल लेते हैं, और फिर उसको उस पर पानी में उस जिस जहाँ पर वाटर लॉग्ड कंडीशन है उन क्षेत्रों में इसको अगर डालते हैं तो वो हमारे फसलों तक डायरेक्ट पहुंच जाता है। तो ये चीज़ इसमें प्रमुख रूप से आता है। अगला आपका क्या है कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। आप लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं शॉर्ट में INM। क्या बोलते हैं, INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का क्या होता है कि हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई एट एन ऑप्टिमम लेवल फॉर द यहाँ पर सस्टेनिंग द यहाँ पर सॉइल प्रोडक्टिविटी। मीन्स आप इस प्रकार से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों खाद और उर्वरक का इस प्रकार से उपयोग करें कि इससे हमारे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी मिल सके, और हमारे वातावरण पर भी कोई उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार से जो हम एक न्यूट्रिएंट का बैलेंस बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, INM कहते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के नाम से इसको जानते हैं। अगला चीज़ में क्या आता है कि उसका कंटेंट मीन्स कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो इसके एडवांटेज ये हैं कि सभी का सही तरीके से प्रॉपर होता है, और कहीं पर भी इसका कह सकते कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और सॉइल की फर्टिलिटी भी हमारी बनी रहती है, और बैलेंस मात्रा में सभी पोषक तत्व हमारे मृदा में रहते हैं। काफ़ी समय तक सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है। केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल मिट्टी के सभी गुण काफ़ी समय तक सामान्य रहते हैं। ये चीज़ आज के वीडियो में को मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगे तो और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। ऐसे वीडियो अब आपको लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद।